हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सीटेट के एग्जाम के जो कि आपके जुलाई महीने 2019 में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले हमने 2018 में जो आपके सभी पार्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनको हमने कर लिया है और उसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहाँ से जुड़ के आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है आपका, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, डीजल, मोम, ग्रीस या कोयला। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 4 वाला है, कोयला आपका पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस या दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। इसका जो सही आंसर है आपका वह आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। दीपावली तो इससे आपको अमावस्या की मनाई जाती है, आप सभी को पता होगा। बाकी जो आपका ये महाशिवरात्रि है यह है आपका न्यू मून के पहले एक दिन पहले मनाया जाता है। जो आपकी एकदम पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार हैं वो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किसे एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। इनमें से आपका एक समूह दिया हुआ है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ध्यान से समझिएगा, आपके जो अरब सागर की साइड के तट के तरफ जो आपके समुद्री तट हैं वहाँ पे जो आपके स्टेट बसे हुए हैं वो आपके गुजरात हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। यानी ये आपके 5 राज्य अरब सागर की तरफ हैं। तो इनमें से आप देखिए इन पांचों में से कौन कौन सा इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे कर्नाटक, केरल और गुजरात, यही आपका ऑप्शन सही होगा। आंध्र प्रदेश आपका बंगाल की खाड़ी की साइड में है, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल भी उसी की साइड में है, बंगाल की खाड़ी में। तमिलनाडु भी आपका बंगाल की खाड़ी की साइड में है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके वैसे ही इलिमिनेट हो गए। एग्जाम में आप ऑप्शंस को इलिमिनेट करना जानिए। जब तक आप ऑप्शन को इलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप सीटेट के एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाएंगे। सीटेट के एग्ज़ाम में आपने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, आप ऑप्शंस को इलिमिनेट करना जानते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। आपका सीटेट के एग्ज़ाम में रटी रटाई चीज़ें नहीं पूछी जाती, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो चीज़ें डिपेंड होती हैं आप पे, जो आप तुरंत सोच सकते हैं, आपके सोच विचार के जो प्रश्न होते हैं इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला, उड़ीसा के उत्तर में। उत्तर प्रदेश के पूर्व में आपका जो है झारखंड दिखेगा, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में आपका झारखंड दिखेगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में आपका झारखंड दिखेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दी हुई थी। जो आपका सबसे सही ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप यक्ष पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए पहले आप कहाँ पे स्थित हैं, आप यक्ष पर स्थित हैं। आपका विद्यालय कहाँ पे है, आपका विद्यालय वाई पर है। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। आप मान लीजिए यक्ष पर स्थित हैं, आपका विद्यालय यहाँ वाई पर है।
आप पहले क्या करते हैं, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है, यानी ए ठीक उत्तर में, ऊपर की साइड में आपका नॉर्थ होता है, उत्तर में गए आप। उसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, फिर आप बी पर गए जो ए के ठीक पश्चिम में है, बाएं साइड में आपका पश्चिम होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसे मान लीजिए आपका मैप है तो ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ आपका साउथ होता है, राइट साइड में आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होता है। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल डिनोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बी के बाद आप ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है, यानी बी के ठीक उत्तर में आप ऊपर की तरफ यानी सी पर पहुंच गए। चलिए, इसके बाद और आप अंत में वाई पर जाते हैं जो आप जो है वाई पर अपने विद्यालय में जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में, यानी सी के ठीक पश्चिम में आप फिर यहाँ वाई पर आए गए। ये आपका वाई यहाँ रहेगा। पश्चिम माने आप किस साइड में चलेंगे, लेफ्ट साइड में, यानी सी के ठीक पश्चिम साइड में हम पहुँच गए। हम थे कहाँ पे, हम थे यक्स पर। हम कहाँ थे, यक्स पर। हम पहुँच कहाँ गए, ऐसे एक रेखा खींचिए, हम यहाँ पहुँच गए। यक्स से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। और देखिए इस जो मैंने डायरेक्शन बनाई, डायरेक्ट को ध्यान से समझिए। ये नॉर्थ और वेस्ट वाला पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट नॉर्थ और ईस्ट वाला है, ये पूरा पार्ट नॉर्थ और साउथ वाला है, और ये पूरा पार्ट साउथ और वेस्ट वाला है। तो आप इस तरीके से अगर यहाँ से समझेंगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या बना, नॉर्थ और वेस्ट वाला पार्ट आपका बना, यानी उत्तर पश्चिम वाला पार्ट। तो आपका इसमें से उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका सही होगा। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। चाल बराबर क्या होता है, आपको फार्मूले तो पता ही होंगे कि चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। आप पहले समय निकाल लीजिए। 9:45 पे आप चले थे, 7:15 पे आप पहुंचे थे। जब आप इस समय को जोड़ेंगे तो आपका 22.5 घंटा निकल के आएगा, यानी 22 सही 1/2, 22 सही 1/2 आवर आपके निकल के आएंगे। ऐसे देख लीजिए 9:45 पे आप चले थे, 7:15 पे पहुंचे थे। 9:45 यदि हो जाता और 9:45 से आप चले से 9:45 यदि हो जाता तो यानी पूरे 24 घंटे आपके हो जाते। लेकिन 9:45 की जगह है यहाँ है क्या, 7:15, यानी आपने कितना घटाया, आपने उसमें से 2 घंटे 30 मिनट क्या किए, माइनस कर दिए, तब आपका 7:15 होगा। तो 2 घंटे 30 मिनट माइनस किए 24 घंटे में से, यानी 2.5 घंटे माइनस किए तो आपका कितना बचा, 21.5 घंटा, यानी 21 सही 1/2 घंटा। इसमें जब आप 2.5 घंटा ऐड, आपका यहाँ पे जो समय घटा वह है आपका 2 घंटे 30 मिनट क्या किए आपने, घटा दिए। किसमें से घटा दिए आपने 24 घंटे में से घटा दिए। तो 24 घंटे में से जब आप 2 घंटा 30 मिनट घटाएंगे तो आपका 21 घंटा 30 मिनट बचेगा, यानी 21.5 घंटे। अब इस 21.5 घंटे को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो 21 दूना 42 एक 43, 43/2 आपका निकल गया है 43/2। ये 43/2 क्या है, आपका समय है। तो दूरी आपकी दी हुई है कितनी, 1140, और इस 43/2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस 43/2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एंड लास्ट में आपका 53 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 53 पॉइंट समथिंग आपकी स्पीड आ जाएगी। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है, सारे ऑप्शंस आप पढ़ लेंगे तो आपको अंत में पता चलेगा कि टिन पर क्या दी जाती है, विशेष मात्रक यूनिट है। जैसे हमारे यहाँ बीघा होता है कि 1 बीघा आपको खेत दे दिया गया, अब आप उस 1 बीघे में खेती कीजिए। उसी प्रकार से हमारे यहाँ मात्रक बीघा हुआ, तो कोई आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो मात्रक है वो टिन है, यानी 1 टिन जो उनको दी गई है वह यूनिट अथवा इकाई है जिस पर वह खेती करेंगे। तो उस पंचायत ने 1 टिन विशेष मात्रक के रूप में दे दी। तो यह क्या है, तो यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पे। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके काबुल, अबू धाबी, बर्लिन या थिम्पू। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, अबू धाबी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे।
हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। इसके सारे ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके, कहाँ पे, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके अब मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। उस PDF को आप इत्मीनान से पढ़िए। इसका मैं प्रॉपर सोल्यूशन तो दे रहा हूँ। उस PDF को पढ़ने के बाद एक बार फिर से आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा जब आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला बनेगा, A, B और D। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका A, B और D आंसर क्यों सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया, क्यों? CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से में देखते हैं। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। इसका जो सही आंसर है आपका वह ऑप्शन नंबर 2 वाला ही है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसलिए इनके लिए अलग से पर्यावरण की कक्षाओं की जरूरत नहीं है। इनको जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में इसी वजह से नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में नहीं देखते हैं। यही रीजन है कि इसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आपके गलत दिख रहे हैं। सीधे सीधे नई विषय में प्रस्तुत करने की तो कोई बात कही नहीं गई है। इसके बाद क्या कहा गया है कि अगला आसान नहीं है, सब चीज़ें आसान हैं, तो दोनों निगेटिव होके कट गई, दोनों ही निगेटिव प्रतीत हो रहे थे ऑप्शन। इसके बाद आपका एक बच रहा है भाषा के द्वारा संपादन होता है और दूसरा बच रहा है भाषा और गणित। तो इसमें भाषा और गणित दोनों दे दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है, क्योंकि भाषा और गणित में ही हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। इस वजह से कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के विषय का जो है जिक्र नहीं किया गया है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शंस आपके दिए हैं। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। इसका जो 3rd वाला ऑप्शन सही है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित विकास, अंतः समझ के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 3rd वाला आपका इसमें से आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 73 वाले पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? 6 मुख्य थीमें आपकी बताई गई हैं, 6 कॉमन थीम्स आपकी हैं। आपके परिवार और मित्र पहला हो गया, दूसरा आपका भोजन, तीसरा आपका आवास, चौथा आपका जल, 5वां आप जो यात्रा कर रहे हैं, और छठवां आपका जो है वह है कि आप किसी वस्तु को बनाते हैं। इन 6 थीमों को आपके पर्यावरण अध्ययन में रखा गया है। तो इनमें से आपको कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो मैंने बोला कि भोजन आपका है बिल्कुल, आवास आपका बिल्कुल है, हम कैसे चीज़ों को बनाते हैं यह भी आपका है, काम और खेल आपका जो है ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। आपका ट्रैवल होता, यात्रा होता तो भी आपका सही ऑप्शन होता। आपके फैमिली एंड फ्रेंड यानी परिवार और मित्र होते हैं तो वो भी आपकी उस थीम में शामिल होते हैं। काम और खेल जो है आपका इससे बाहर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सच है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन 4th वाला ऑप्शन इसका आपका सच नहीं है, इसलिए यह सही है। क्या है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन आपकी परिभाषाओं को रटी रटाई चीज़ों को आपको सीखने के लिए नहीं कहता है, इस वजह से यही आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को
शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका 75 क्वेश्चन का, वह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ए, सी और डी। केवल आपका बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों के ज्ञान को आप शिक्षकों के ज्ञान से जोड़िए। बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो है एकदम राइट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका जो होगा आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 76 वाले पे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। कोई शिक्षक द्वारा व्याख्याएं कोई मतलब ही नहीं है। पाठ्यपुस्तक का गठन, बिना पाठ्यपुस्तक के भी आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा सकते हैं। कक्षा निर्देशन, ठीक है कक्षा निर्देशन, लेकिन बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किस्से कहानी, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है। बच्चों के लिए किस्से कहानियाँ और खेल ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। 77 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका आपका जो सही आंसर है 77 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बी, सी और डी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है, ए, बी और सी। ए मतलब पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों का स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों की बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो ए जिसमें था वो तो बिल्कुल ही आपका ऑप्शन सही होना था, तो ए आपका इसमें मिल गया। बाकी इसके साथ साथ बी और सी भी इसमें इंक्लूड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसका आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका ए, बी और सी आपका तीनों सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति पर विभेद करना, यह कोई भी चीज़ें आपको नहीं सिखाती या न कभी सिखाया जाएगा कि आप बच्चों में विभेद कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है ए और बी। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना या प्रश्न पूछना। याद करना, आपको किसी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है पर्यावरण में, आप उस चीज़ को समझिए आप, क्योंकि वह आपके वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और उस वातावरण में रहकर ही आप सीखिए। आप किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके जीवन से ही जुड़ी चीज़ें पर्यावरण में आपको सिखाई जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है CCE, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। ये देखिए, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कब की जाती हैं, दूसरे के द्वारा आप पर की जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हो तो उसको सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। जब आप किसी चीज़ को सीख चुके होते हैं और उसके आकलन की बात की जाती है तो उसको सीखने का आकलन कहा जाता है। लेकिन जब आप स्वयं का आकलन करते हैं तो उसको सीखने के समान आकलन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो होगा इसका सही होगा। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। लिखित प्रश्न, अवलोकन, जाँच सूची, अधिविन्यास। किसी भी ऐप को आप रेटिंग देते हैं तो भी आपको पता होगा, पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, इसके बाद अपने हिसाब से आप 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार देते हुए चले जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, या बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 83 का सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा
कि इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं रटने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। रटी रटाएं चीज़ें बच्चों को पढ़ना जरूरी नहीं है, बच्चों को बल्कि ये जरूरी है जानना कि उनके वातावरण में उनका जो पर्यावरण सब्जेक्ट है, जो विषय है, वह है किस प्रकार से भूमिका निभाता है। इस बात को समझना उनके लिए अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। बच्चा चित्र देखकर कोई प्रयोग तो नहीं करता, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, तो प्रयोग करना आप यदि निकाल दीजिए तो आपका जो बच रहा है इसमें से वह आपका ऑप्शन बच रहा है ए, बी और सी, यानी दूसरा वाला ए, बी और सी आपका सही है। विश्लेषण करता है, अभिव्यक्ति उसके अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति निकल के सामने आती है। अवलोकन और अभिलेखन भी उसमें करता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूर्णों से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला जम्मू कश्मीर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। इस जगह पर बांस या खरपतवार उग जाते हैं तो उसे उखाड़कर जला देते हैं, तो इसमें देखिए ए और बी एक साथ को कहीं दिया ही नहीं है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ए वाला तो बिल्कुल सही है, तो ए के साथ सी भी नहीं दिया हुआ है। इस जमीन की खेती की बारी जब आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ऐसा तो कहीं झूमिंग खेती में पढ़ने को नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर केवल इसका ए वाला सही है। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, गहरी जुताई की जाती है। इस बात का संकेत कहीं भी देखने को नहीं मिला किसी भी एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टाइपियोका नारियल कहाँ पैदा होता है? तो आप आंख मूंद के बता सकते हैं कि केरला में बहुत ज़्यादा नारियल पाया जाता है, तो वहीं के लोग जो है एक प्रकार से कड़ी के रूप में, इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर यह पाया जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? वे रंग हैं, तो वे रंग है आपका ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है आपका 88 का सही है। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, बिल्कुल नहीं। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पीली हो जाती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंचुओं द्वारा जिससे जमीन पोली हो जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, सी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी डी जिसमें है उस ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। फसल की रक्षा करते हैं, बी वाला ऑप्शन गलत है, तो यानी कि सी डी जिसमें है वह सही है। तो सी डी के साथ आपका क्या आया है? ए आया है, यानी ए सी डी आपका ये तीनों सही है, यानी सी डी और ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कांसा किससे बनता है? कांसा कॉपर और टिन का जो होता है वो मिश्रण होता है, तो कॉपर और टिन आपका कहाँ दिख रहा है? यानी कॉपर और टिन आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला, ऑप्शन नंबर 4 में आपके कॉपर और टिन दिख रहे हैं, और कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो आप जान लीजिए इसी टाइम कि पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। आपकी जर्मन सिल्वर जो होती है वह आपकी कॉपर, जिंक और निकल की मिश्रण होती है। आपका जो गन होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो वह कॉपर, उसके बाद टिन, और एक आपका लास्ट में आता है जिंक, यानी कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण आपका गन होता है। आपका एक टांका, आपने शब्द सुना होगा टांका, जो कि मतलब विद्युत के तारों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह है आपका जो होता है वह आपका टिन और लेड का मिश्रण होता है, जिसको आप टका बोलते हैं या टांका बोलते हैं। यह आपका टिन और लेड का मिश्रण होता है। तो इन मिश्रणों को, जो मिश्रण मैंने बताए इन धातुओं के, इनको आप लिख लीजिएगा कहीं पर और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं सीटेट के एग्जाम के पर्पज के लिए, और आप लोगों से कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं।
उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़िए और वहाँ से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब अपना अगला वीडियो लेके आऊँ आपके सीटेट के प्रैक्टिस सेट से संबंधित, आपका अभी सीडीपी वाला पोर्शन इसमें बचा हुआ है जो सीटेट में आपके जुलाई महीने में आया था, हिंदी वाला पोर्शन बचा हुआ है। इसके बाद मैं दिसंबर में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था 2019 में, उनके सारे प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे गए हों, चाहे आपका एनवायरमेंटल स्टडीज हो, चाहे आपका सीडीपी हो, या फिर मैथ हो, या आपकी हिंदी लैंग्वेज हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।